ऑफ आयुर्वेदा में आज फिर से आप सभी के बीच में हूं और आज का भी जो टॉपिक है वो प्रसूति विज्ञान का ही है। जैसा कि मैंने बताया था कि आयुर्वेद जीएनएम के जो स्टूडेंट हैं और जो थर्ड ईयर का एग्जाम दे चुके हैं उन्हें प्रसूति विज्ञान का सब्जेक्ट पढ़ना होता है और प्रसूति विज्ञान का जो एग्जाम है आपका वो आपके 9 महीने की इंटर्नशिप के बाद होता है। उसके टॉपिक मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ और 2 वीडियो मैंने टॉपिक वाइज आपको दे भी दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप अगर चाहें तो उन दोनों वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के जो 2 टॉपिक मैंने बताए हैं उस पर आप वीडियो अटेंड कर सकते हैं और उस टॉपिक को मैंने इस हिसाब से बताया कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और जो भी स्टूडेंट अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है, तो टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के चले गए तो आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगी। और मैं बार बार जो मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आप मेरे मेहनत का कोई फायदा नहीं और आपको भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी चीजें टॉपिक वाइज समझ में आ जाए। चलिए बिना देरी के टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया क्या कि जो कल जो टॉपिक मैंने बताया था वो जो टॉपिक था स्त्री शरीर रचना से ही था, जिसमें मैंने आपको वेस्ट के बारे में बताया था, पेल्विस जिसको श्रोणी बोलते हैं, तो श्रोणी और श्रोणी संधि में बता चुका था। और अगला जो पॉइंट है वो है वल्वा जिसको हम भग कहते हैं, आयुर्वेद में भग कहते हैं। तो आयुर्वेद में भग को किस हिसाब से डिफाइन किया गया, उसकी आकृति को किस हिसाब से बताया गया, आकार किस हिसाब से बताया गया, वो मैं आपको बता दूं ताकि आप एग्जाम में अगर पूछता है तो आप किस हिसाब से उसको डिफाइन करेंगे वो भी देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं द्वादश अंगुलानि भग विस्तारः, द्वादश अंगुलानि भग विस्तारः। ये है सुश्रुत संहिता में सूत्र संख्या जो है 35/12 में साफ साफ मेंशन है, जिसका अर्थ यह हुआ द्वादश अंगुलानि भग विस्तारः, मतलब ये हुआ कि द्वादश मतलब 12 और अंगुलानि का मतलब अंगुल, अंगुलानि का मतलब अंगुल, 12 अंगुल जो है भग का विस्तार होता है। मतलब ये कि भग विस्तार जो है जहां से शुरू होता है और कितनी जगह का होता है उसका मेजरमेंट क्या है, तो 12 अंगुल का भग विस्तार होता है। आचार्य डल्हड़ ने साफ साफ कहा हुआ है कि भग से योनि एवं विस्तार से रंध्र, मतलब कि भग से योनि और विस्तार से रंध्र का अर्थ मानकर इस द्वादश अंगुल परिणाह को, परिणाह मतलब होती है परिधि, परिणाह का मतलब परिधि मतलब कि चारों तरफ के एरिया को परिणाह कहा गया। तो परिणाह को काम सूत्र वर्णित हस्तिनी जाति की स्त्रियों का भग प्रमाण बताया। मतलब जो पूरी तरह से मैच्योर हैं महिलाएं हैं उनका जो भग विस्तार है वो 12 अंगुल का होता है, ये डल्हड़ भी कहते हैं। और यहाँ पे साफ साफ सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने अपने सुश्रुत संहिता में 35/12 वाले 35/12 सूत्र संख्या में इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि महिलाओं का जो भग होता है 12 अंगुल चौड़ा होता है, ये प्रमाण है, उसका आकार बताया गया है। इसके अलावा ही डल्हड़ ने, टीकाकार डल्हड़ भी कह सकते हैं, इन्होंने जो भग का जो संरचना है या वो किस तरह से दिखता है उसका साफ साफ मेंशन ये किया है कि इसका जो आकार है पिप्पल पत्र के सदृश होता है। पिप्पल पत्र मतलब पीपल के पत्ते के समान होता है, इसका जो आकार है पीपल के पत्ते के समान होता है, साफ साफ उन्होंने ये चीज मेंशन की हुई है। तो भग के बारे में अगर प्रसूति विज्ञान में अगर पूछता है तो उसकी आकार या संरचना पूछता है तो आप बहुत ही साधारण शब्दों में इस तरह से आप उसको उल्लेख में कर सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं इसका, और ये श्लोक अगर लिख देंगे और ये चीजें दिखा देंगे और इसके बारे में अगर आप बता देते हो कि भग का विस्तार 12 अंगुल का होता है तो सामने वाला जो एग्जामिनर है या जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है आप जान जाएगा या समझ जाएगा कि आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है। तो ये हो गया भग। और इसी के क्रम में अगर देखेंगे तो अब हमें पढ़ना है क्लाइटोरिस, जिसको सम्राट पत्र भी कहते हैं आयुर्वेद में। तो क्लाइटोरिस के बारे में देख लेते हैं कि क्लाइटोरिस क्या है, उसे भी जान लेते हैं। क्लाइटोरिस के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्लाइटोरिस किस हिसाब से होता है, उसका आकार क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, वो भी देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि क्लाइटोरिस को आयुर्वेद में किस हिसाब से वर्णित किया गया है। क्लाइटोरिस जिसको हम सम्राट पत्र या भग शिश्निका भी कहते हैं, आयुर्वेद में सम्राट पत्र या भग शिश्निका के नाम से भी उसको वर्णित किया गया है, उस नाम से भी जाना जाता है।
तो भग शिश्निका या सम्राट पत्र की संरचना कैसी होती है आयुर्वेद में, किस हिसाब से आचार्यों ने इसका वर्णन किया, उसको भी जान लेते हैं। तो जैसे कि सम्राट पत्र या भग शिश्निका क्लाइटोरिस को बोला जाता है, मैंने बता दिया। तो टीकाकार डल्हड़ ने क्या कहा है इसके बारे में, ये बताते हैं कि यह बड़े पीपल पत्र सदृश होता है, और पीपल पत्र सदृश है आकृति के अनुरूप, मतलब कहने का ये है कि यह बड़े पीपल पत्र के समान है, और यह जो भग का जो स्थान है उसके आगे वाले हिस्से में होता है, भग के ऊपर के भाग में स्थित होता है। तो डल्हड़ क्या कहते हैं कि यह जो है पीपल के पत्र के सदृश अग्रभाग का जो हिस्सा होता है, पीपल के अग्रभाग का हिस्सा, या हम ये कह सकते हैं कि जो भग है, जो मैंने अभी पहले बताया वल्बा भग, तो भग के ऊपरी भाग में स्थित होता है, भग के ऊपरी भाग में जो क्लाइटोरिस है वह स्थित होता है। और इन्होंने यह भी वर्णित किया है कि काम उत्तेजना के समय इसमें हर्षण होता है, और काम उत्तेजना के समय इसमें हर्षण होता है, और यह हिस्सा जो है सबसे ज्यादा काम उत्तेजना को बढ़ावा देता है, क्लाइटोरिस का जो हिस्सा है वो। और ये भी यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि इसके नीचे, मतलब कि जो क्लाइटोरिस है उसके नीचे आर्तव वहन या योनि बहिर्मुख होता है। तो इसमें यह भी मेंशन है कि क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे वजाइना का माउथ होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो क्लाइटोरिस है उसके जस्ट नीचे योनि का मुख होता है, जहां से आर्तव वह संस्थान होता है। आर्तव वह का मतलब क्या, जहां से मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस स्टार्ट होते हैं, ब्लीडिंग जो आती है, वो वाली जगह मतलब क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे होता है, या ये कह सकते हैं कि योनि का मुख जो है वो क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे होता है। तो जो क्लाइटोरिस है, तो क्लाइटोरिस के बारे में आयुर्वेद में इस प्रकार से वर्णन है। अगर क्लाइटोरिस या सम्राट पत्र या भग शिश्निका आता है तो आप आसान शब्दों में इस तरह से इसकी संरचना के बारे में और इसके कार्य के बारे में इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो कि यह सम्राट पत्र है, भग शिश्निका इस हिसाब से हो। अब देख लेते हैं कि जो योनि है, जिसको वजाइना कहते हैं आधुनिक विज्ञान में, तो योनि की संरचना का उल्लेख आयुर्वेद में किस हिसाब से किया गया, प्रसूति विज्ञान में आपको किस हिसाब से पढ़ना है। तो योनि की जो संरचना है, योनि का जो स्थान है, उसके बारे में उल्लेख जो है आयुर्वेद में इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। जैसे योनि जो है उसके सबसे पहले पार्ट को, जिसको हम बोले हैं बहिर्मुख या एक्सटर्नल ऑरिफाइस कहा जाता है, तो एक्सटर्नल ऑरिफाइस या बहिर्मुख का उल्लेख डल्हड़ ने इस प्रकार से किया है। वो कहते हैं कि भग के ऊपर भाग में स्थित जो सम्राट पत्र है, जैसा कि मैंने अभी पिछले टॉपिक में बताया है कि भग के ऊपर का भाग का जो हिस्सा होता है उसको हम सम्राट पत्र कहते हैं या क्लाइटोरिस कहते हैं। और साथ साथ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कामेक्षा में उत्तेजित होने वाला अंग है जिसको क्लाइटोरिस बोला जाता है। तो इसके जस्ट नीचे जो है वो आर्तव वह संस्थान होता है। आर्तव वह संस्थान मतलब आयुर्वेद में आर्तो, बार बार यह शब्द आ रहा है आर्तव, तो आर्तव मतलब मेंस जो हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं, उसी को हम आर्तव या आर्तव वह संस्थान कहते हैं। तो आर्तव वह संस्थान का मतलब ये जहां से मेंस बाहर आ रहा है, मतलब कि वजाइना, तो वजाइना का जो बहिर्मुख स्थान है वो सीधा जो है वल्बा के पास जो सम्राट पत्र स्थित होता है, वल्बा के ऊपर जो सम्राट पत्र स्थित होता है, उसी सम्राट पत्र के जस्ट नीचे ये वजाइना का ओपनिंग कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल ऑरिफाइस है वहां पे पाया जाता है। और इसको आयुर्वेद में स्त्रोतस बोला गया, स्त्रोत बोला गया। जैसा कि पुरुषों में आयुर्वेद में दर्शाया गया कि पुरुषों में 9 स्त्रोतस होते हैं बहिर्मुख, मतलब कि बाहर की ओर जो खुलते हैं, बाहर की ओर जिनका मुख होता है, 9 स्त्रोत पुरुषों में होते हैं, जबकि महिलाओं में 3 स्त्रोत अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि स्त्रियों में जो 3 स्त्रोतस जो होते हैं वो अधिक हैं, जिसमें से 2 स्तन के स्त्रोतस हैं और एक जो है रक्त को नीचे की ओर ले जाने वाला जो स्त्रोतस है जिसको हम योनि कहते हैं। ये बहिर्मुख है, मतलब कि बाहर की ओर इसकी ओपनिंग होती है। तो अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 9 जो स्त्रोतस है, स्त्रोतस का मतलब ये कि एक्सटर्नल ऑरिफिस बोल सकते हैं, या बाहर की ओर जो मुंह खुलता है जिनका, उन अंगों की बात की जा रही है। जैसे 2 कान हैं, 2 आंख हैं, तो 2 2 4 हो गए, नासारंध्र हो गए 2, 6 हो गए, एक मुख हो गया 7 हो गया। और फिर हमारा जैसे अगर मेल में देखेंगे तो पेनिस या यूरेथ्रा जो है जिससे स्पर्म निकलता है या यूरिन बाहर आता है, तो एक वो हो गया 8 और एक एनस हो गया 9। तो महिलाओं में भी इसी तरह से सारी चीजें हैं, लेकिन उनके में 2 जो
स्रोत है, तीन जो स्रोत है वो अधिक होते हैं। जैसे उनका अगर देखें तो यूरिनेशन के लिए, यूरेथ्रा के लिए अलग पार्ट है और मेंस के लिए अलग जगह है, तो वो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। और 2 स्तन हैं जिनसे मिल्क फीडिंग कराने के लिए बच्चे के लिए मिल्क बाहर आता है, तो बहिर्मुख उसका भी हो गया। तो मतलब इस तरह से महिलाओं में 12 स्रोतस है और पुरुषों में 9 स्रोतस है। तो ये हो गई योनि मतलब वजाइना के एक्सटर्नल ओरिफाइस की बात हो गई, मतलब बहिर्मुख की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वजाइना का जो इंटरनली पार्ट है, वजाइना किस हिसाब से आकार में है उस पर भी डिस्कस कर ले। तो मैंने बता दिया कि योनि का जो एक्सटर्नल ओरिफाइस था उसका स्ट्रक्चर मतलब कि योनि बहिर्मुख संरचना जो थी किस हिसाब से था, और स्त्रोतस भी मैंने बता दिया कि पुरुषों में स्त्रोतस कितने होते हैं, महिलाओं में स्त्रोतस कितने होते हैं। अब बात करेंगे योनि के जो आकार की बात करेंगे कि योनि की आकृति, शेप ऑफ योनि क्या होती है, वजाइना का शेप क्या होता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो योनि की जो आकृति है वो शंख नाभि सदृश होती है। शंख का जो ऊपरी हिस्सा है, आप देखोगे शंख का जो ऊपरी हिस्सा है उस हिस्से के शेप के अकॉर्डिंग ही योनि का भी आकार होता है, शंख के नाभि के समान होता है। मतलब कि इस शेप की जो योनि होती है, इस शेप की मतलब कि शंख की नाभि के ऊपरी हिस्से की बात कर रहा है, इस शेप का योनि का जो आकार है यही शेप का होता है। और इसमें ये बोला गया है कि योनि में जो है 3 आवर्त होते हैं। 3 आवर्त का मतलब अगर हम बोले तो 3 पार्ट होते हैं। तो 3 पार्ट में जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये जहाँ पे गर्भशैया पाई जाती है, जिसको हम कह सकते हैं गर्भाशय या यूट्रस कह सकते हैं, वहां पे गर्भशैया होती है, वहां पे गर्भाशय होता है जिसमें बच्चे का जन्म, बच्चे का जो भ्रूण है विकसित होता है, बच्चा विकसित होता है। तो यहाँ पर 9 महीने तक बच्चा गर्भशैया के पास ही रहता है। तो इस हिसाब से जो योनि की संरचना है उसका वर्णन इस हिसाब से आयुर्वेद में किया गया है। इसके अलावा अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है कि योनि में कौन सी नाड़ियां होती हैं और योनि में जो नाड़ियां पाई जाती हैं उनका उल्लेख किस हिसाब से आयुर्वेद में किया गया है। और इन नाड़ियों की विशेषता ये है कि जिस नाड़ी के ऊपर स्पर्म जो है या वीर्य जो है स्खलन होता है पुरुष का, उस नाड़ी की विशेषता ये है कि जहां पे वीर्य स्खलन होगा उसके हिसाब से ही निर्णय हो जाता है कि पुत्र प्राप्ति होगी कि पुत्री प्राप्ति होगी, गर्भ में जो बच्चा बनेगा वो पुत्र होगा कि पुत्री होगी, यही नाड़ियां जो है निश्चित करती हैं। और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं अगले वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आने वाला हूं, तो वेट कीजिए अगले वीडियो का। और उस वीडियो में बात करेंगे कि योनि में जो नाड़ियां पाई जा रही हैं उन नाड़ियों की क्या विशेषता है और कैसे वो नाड़ियां निर्धारित करती हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा मेल है मतलब कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये नाड़ियां कैसे डिसाइड कर देती हैं पूरे फैक्ट के साथ। और पूरे टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा अगले वीडियो में, तो वीडियो के आप वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, जो चीजें नहीं समझ में, वीडियो का जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।